हाँ जी बेटा, सूर्यनदी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग BNSS के चैप्टर नंबर 13 की। BNSS का चैप्टर नंबर 13 एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करता है। जब कभी भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो भागे भागे कहाँ जाते हो? पुलिस के पास। और क्या करते हो? वहाँ जाके FIR दर्ज करवाते हो। ठीक वैसे ही जब कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप क्या करते हो? मजिस्ट्रेट के पास जाते हो और क्या करते हो? कंप्लेंट फाइल करते हो। तो मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट फाइल करते हो उसे बोलते परिवाद, पहले उसको इस्तगासा बोलते थे, लेकिन अब जब नया चेंज हुआ है तो बहुत सारे इन्होंने उर्दू वर्ड हटा दिए गए। अब या तो हम बोलेंगे परिवाद या हम बोलेंगे कंप्लेंट। और पुलिस के पास जाते हो तो उसको बोलते हैं FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट। और जो FIR हम दर्ज कराते हैं वो कौन से मैटर में होती है? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल मैटर में, संज्ञेय मामलों में होती है। तो इस चैप्टर का नाम है आपका 13, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पार्ट टू इन्वेस्टिगेट। आप पुलिस को जाके कहोगे कि पुलिस सुनो सुनो, राम ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो क्या आपके कहने पे सीधा उसको अरेस्ट कर लेगी? क्या करेगी? नहीं करेगी। सीधा FIR लिखेगी, नहीं लिखेगी। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले क्या होता था, जब भी हम पुलिस के पास जाते थे पुलिस FIR लिख देती थी। अब पुलिस सीधा FIR नहीं लिखकर पहले देखती हैं, पता करती हैं। बहुत सारी नई पावर पुलिस को अब दे दी गई है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन 173। सेक्शन 173 जो है हमारा, ये है हमारी FIR। तो जैसे ही आपके कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, आप क्या करोगे? 173 में FIR करने जाओगे। पुलिस आपकी FIR लिखती है। जब FIR लिखती है तो आपको याद रखना, FIR की निःशुल्क कॉपी दी जाती है। बट सबसे बड़ी लड़ाई आती है कि क्या पुलिस डायरेक्ट FIR लिखती है या नहीं। आप अभी जाओ पुलिस के पास किसी मैटर को लेके, पुलिस 99.99% आपकी FIR नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? कभी सोचा? पुलिस को भी रिप्लाई करना पड़ता है सरकार को कि भैया ऑफेंस कितने हो रहे, क्राइम कितने हो रहे हैं। अगर FIR की भरमार बढ़ गई तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का काम तो क्या है? चैप्टर नंबर 12, ऑफेंस को प्रिवेंट करना। ऑफेंस होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पुलिस है वहाँ ऑफेंस नहीं होने चाहिए ना। जहाँ पुलिस नहीं, वही तो ऑफेंस होंगे। उस चक्कर में क्या करती है, हमारी FIR नहीं लिखती ताकि उनकी काउंटिंग ना बढ़े। तो इसलिए आम जनता को हमेशा लगता है कि जब तक अप्रोच नहीं हो पुलिस FIR नहीं लिखती है। अब उस अप्रोच को हटाने के लिए एक नए प्रोविजन ऐड कर दिए। जब आप अपना BNS का सेक्शन 173 निकालेंगे तो 173 के सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर जाकर देखेंगे कि ये भी निश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्राइमा फेसिया कोई वेटरन विद्यमान है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जब कभी भी आप देखना टीवी में, ओरिजिनलिटी तो हमें नहीं पता, टीवी में मैंने कई बार देखा, मैं बहुत सीरियल देखती हूँ, मूवीज़ भी देखती हूँ। जब कोई मिसिंग होता है तो बोलते हैं मिसिंग कंप्लेंट आफ्टर 24 आवर दर्ज कराई जाती है, ताकि क्या पता कई बार बच्चे खुद ही चले जाते हैं तो 24 घंटे में लौट के आ जाते हैं, पुलिस को क्यों समय व्यर्थ करें। वैसे कोई प्रोविज़न था नहीं पहले कि FIR कितने घंटे के अंदर दर्ज होनी चाहिए। उल्टा FIR का तो मतलब यही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी दर्ज कराई जाए। हम तो चले जाते हैं हाथों हाथी कराने पर, वो करते ही नहीं है दर्ज, और फिर वो डिले हो जाता है। फिर डिले होने से हमारे केस का वीक हो जाता है, और वीक होने से हमें जस्टिस डिले हो जाता है, और फिर आता जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, जबकि डिले तो पहले से हो गया, वो लिखते नहीं है। फिर एक नए प्रोविजन में अभी इन्होंने 14 डेज का एक टाइम पीरियड दे दिया, उसमें देखेंगे प्राइमा फेसिया मैटर बनता है नहीं बनता है। बनता है तो प्रोसीडिंग करेंगे, नहीं बनता तो नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। जब कभी भी कोई कानून बनते तो उनका यूज़ के साथ उनका मिसयूज़ भी होता है, उस मिसयूज़ को रोकने के लिए भी सारी प्रोसीडिंग की गई है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 173 में, वहाँ जाके FIR दर्ज करेंगे, हमें उसकी कॉपी निःशुल्क मिल जाएगी। और FIR अगर वो नहीं लिखता है तो हमारे पास दूसरे क्या क्या राइट है? हमारे पास दूसरे राइट हैं कि हम जो उसी एरिया के पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं और या फिर मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। फिर जैसे ही आपने FIR दर्ज की, पता चला मैटर नॉन कॉग्निजेबल है, आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस देखी करे ये मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल है। तो अभी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल जिसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल जिसे बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। तो जो कॉग्निजेबल होते हैं ये थोड़े से खतरनाक होते हैं। ये कैसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे पुलिस डायरेक्ट काम कर सकती है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये थोड़े छोटे अपराध होते हैं जिन्हें पुलिस को बिना मतलब के परेशान न किया जाए, तो उसके लिए क्या है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट की पावर तो सर्वोपरि होती है, राइट। तो याद रखना, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में कभी भी FIR दर्ज नहीं होती है, सिर्फ कंप्लेंट फाइल होती है। लिख दो, ओनली कंप्लेंट फाइल होती है, FIR दर्ज नहीं होती। यानी
आपको सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और इस मैटर में दोनों होती है, इसमें एफआईआर भी कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, तो फिर आप क्या करोगे? उस मैटर कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। फिर पुलिस ने तो आपकी बात लिखी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कंप्लेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए कॉग्निजेबल मैटर में दोनों होती है, कंप्लेंट भी होती है और एफआईआर भी होती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट फाइल होती है, ठीक है। अब जो ऑफेंस करने वाला है और जिसके साथ ऑफेंस हुआ, जैसे मान लीजिए मैं विक्टिम हूँ, तो मैं तो एलएलबी पास आउट हूँ, तो मुझे तो पता है कानून क्या है। लेकिन एक आम आदमी के साथ अपराध हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा अपराध हुआ। उसको तो ये पता कि मेरे साथ जो है गलत हुआ है। वो भागा भागा पुलिस के पास जाता है, जाके पता चलता है कि अरे मैडम आप जो आई, आपका अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे, तो 173 में अगर कॉग्निजेबल है तो एफआईआर लिख देगा, और नहीं है तो 174 में आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब उसमें भी होता है उनके पास एक, ऐसे नहीं भेजेगा ये जाओ मजिस्ट्रेट के पास हमारा मैटर नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ पे एक उनके पास एक रजिस्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है। उस रजिस्टर में मेंशन करेगा और देन आपको भेजेगा कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, इसमें कंप्लेंट फाइल होती है। फिर मजिस्ट्रेट के पास जब जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सेक्शन नंबर 174 में जो आपने उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, तो उस मैटर में भी क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? हाँ। कब करेंगे? जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट पुलिस से कहेगा जाइए इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन तो डायरेक्ट कर लेता है, बट नॉन कॉग्निजेबल में आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो आपको ऑर्डर देगा तभी करोगे, अन्यथा नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल मैटर का प्रोसीडिंग पढ़ेंगे। फिर इसका आगे चलते वापस यहाँ पे अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करना था ना कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, इसलिए 2 सेक्शन है। अब यहाँ पे तुमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तुमने मतलब पुलिस खुद भी कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट से करा सकता है। एक प्रोसीजर होता है बेटा इसका। जैसे मान लीजिए ऑफेंडर नॉन है, अपराध करने वाला राम है, राम का एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर पता है, तो पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है, वो उसको खुद ही बुला लेगा, आजा, वो आके पूरी कहानी बता देगा और उसे पता चल जाएगा कि राम पर एलिगेशन सही है या गलत है। अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, ये सब झूठा मामला है, तो रीज़न लिख देगा इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। तो ये प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करेगा। यहाँ पर आके कौन जाएगा? खुद जाएगा, उनका सबऑर्डिनेट जाएगा, कैसे प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है, बुलाएगा या जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। ये कंप्लीट करके एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। कंप्लीट करने के बाद आपको रिपोर्ट की भेजनी पड़ेगी। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 177 के अंदर आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। अब आपने मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अब रिपोर्ट कौन लेके जाएगा? देखो क्या होता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर, मैं सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे प्रोसीडिंग करनी है, मैं अपने सबऑर्डिनेट को भी कह सकती हूँ। अब सबऑर्डिनेट पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट तैयार करता है, तो ये मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे सबऑर्डिनेट को भेजना है या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर खुद जाएगा। तो रिपोर्ट लेके मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब मजिस्ट्रेट आपकी रिपोर्ट देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करवानी है, इंक्वायरी करानी, क्या ऑर्डर देना है, तो 178 कहता है इन्वेस्टिगेशन या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जैसे तुम रिपोर्ट लेके आते हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है हमारे पास 176 के अंदर, जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, आप मना कर देते हो कि हमें नहीं लगता मैटर बनता है, हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ एक बार फिर से मजिस्ट्रेट आपसे कहेगा जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए या इंक्वायरी करके आइए, तो यहाँ पे फिर से करवा सकता है। फिर 179 कहता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कोई तो है जिसने ऑफेंस करते हुए देखा, तो पता चले विटनेसेस की, तो पुलिस को विटनेसेस को बुलाना है। विटनेसेस कहाँ आते हैं? सब पुलिस थाने, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बच्चों को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा, महिलाओं को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा और बुजुर्गों को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा, उनमें पुलिस खुद जाके उनके लिए लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको बुलाया अटेंडेंस के लिए, आ गए, आते यहाँ पे हमने आपकी आरती शुरू कर दी, यानी एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दी। अब आपसे पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। जब पुलिस एग्जामिनेशन करती है, यहाँ पे विटनेसेस की बात हुई, तो मेरा सवाल ये है कि क्या अक्यूज्ड भी विटनेस हो सकता है? हाँ, अरे भाई वैशाली पे इल्जाम लगे, वैशाली ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आके गवाही दे सकती है, दे सकती है। तो जब पुलिस यहाँ पे आपकी एविडेंस लेती है, एग्जामिनेशन करती हैं, तो इसमें सब लोग आ जाते हैं। जिसके साथ ऑफेंस हुआ वो भी आ जाता है, जिसने ऑफेंस होते हुए दिखा वो भी आ जाता है, जिसने ऑफेंस किया वो भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबकी एविडेंस ली जाती है। तो जब भी कभी एग्जामिनेशन होती है और मान लो अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन होती है, तो हमारे पास एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का बेनिफिट मिलता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 20 क्लोज 3। आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को उसी के अगेंस्ट बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये प्रोटेक्शन मिलेगा,
तो ऑब्लिक करके लिखो, यहाँ पर भी आर्टिकल 20 क्लोज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन का राइट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको उसका राइट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका राइट मिल गया। अब आगे चलते हैं, फिर आपके स्टेटमेंट लिखें। बोल दी आपने, सब बता दी पूरी कहानी। आपने कभी सुना 161 के स्टेटमेंट, कभी सुना आपने? वो जो पहले तुम्हारे 161 के स्टेटमेंट थे ना, वो अब आपके 180 हो गए, वो 180। तो ये पहला आपको देखो बहुत, अभी 1-2 साल थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि पुलिस को भी आदत 161 के बयान की, मजिस्ट्रेट को भी आदत 161 के बयान की, जो 161 के स्टेटमेंट है वो 180 हो गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सरप्राइज पता क्या है, यहाँ पे 179 में आपको बुलाया, 180 में आप आए, आपने सब कुछ कहा, और जो कुछ आपने कहा उन डॉक्यूमेंट में आपको साइन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी सरप्राइज देखो, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने जो कुछ भी स्टेटमेंट कहा वो एज ए एविडेंस यूज नहीं किए जाएंगे, बट उनको BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत चैलेंज किया जा सकता है। क्या कहा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत चैलेंज किया जा सकता है। और यदि आपने ये स्टेटमेंट देने के बाद आप मर गए तो क्या होगा पता है? आपके उन स्टेटमेंट को सेक्शन नंबर 26 BSA का सेक्शन नंबर 26 के 1 डाइन डिक्लेरेशन के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये देखो, यहाँ पे पुलिस ने आपको बुला लिया, कहाँ गया पुलिस आपका? यहाँ पे पुलिस ने आपको बुलाया, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन ली, यहाँ पे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, और कैसे कैसे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 173 में आपने FIR दर्ज करी कॉग्निजेबल मैटर की, 174 के अंदर क्या हुआ आपका? नॉन कॉग्निजेबल आ गया। 175 में आपने इन्वेस्टिगेशन को बताया कैसे होगा, उसका प्रोसीजर फॉलो किया और रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करते ही मजिस्ट्रेट ने आपको क्या किया? फिर से ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए। वो करने के लिए पुलिस ने आपको बुलाया कि भाई आओ, अपनी एविडेंस प्रेजेंट हो जाओ। प्रेजेंट होते आपके स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट को यूज करने का वे बता दिया, यहाँ हो गया खत्म। अब क्या कहा कि पुलिस जब भी तुमसे ये सब चीजें लेगी तो आपको कोई तरह का इंड्यूसमेंट नहीं देगी, आपको डराएगी नहीं, धमकाएगी नहीं। पुलिस कहते तो सच सच बोल दे, मैं तुझे बचा लूंगा। तो ऐसा क्यों बोलती पुलिस? ताकि वो अपना टाइम बचा सके, नहीं तो बहुत घूमना पड़ता है। नहीं तो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी तुम केस को सॉर्ट आउट करोगे उतने स्टार बढ़ेंगे ना, उतना आपका प्रमोशन बढ़ेगा। तो कोई तरह का इंड्यूसमेंट नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। अब आपको लेके गए मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट के सामने आप जब जाते हो तो आपके पास 2 चीजें हैं। पहला, आपको लगता है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग चल रहा है अपना, अभी तो ट्रायल तो स्टार्ट हुई नहीं, चार्जशीट तो फ्रेम हुई नहीं अभी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यस जज साहब मैंने अपराध किया, मेरे से गलती हुई, जो भी XYZ है, उसको बोलते हैं कन्फेशन करना। क्या करना है? कन्फेशन। तो जब कभी भी एक्यूज्ड अपनी गलती को स्वीकार करता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप कन्फेशन कर सकते हो, और या कन्फेशन नहीं करते तो अपनी स्टेटमेंट। अब देखो आपके पास 2 तरह के स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपका लिया था पुलिस ने, कहाँ लिया था? सेक्शन नंबर 180 में। और एक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट भी लेता है, कहाँ पे लेता है? यहाँ पे। तो ऑब्लिक कर दो 180 और इसके साथ लिख दो 183। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट लेता है, पुलिस भी स्टेटमेंट लेती है और मजिस्ट्रेट भी स्टेटमेंट, दोनों के द्वारा स्टेटमेंट लिया जाता है। ठीक है, आपने कन्फेशन कर दिया। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन का मतलब है आप अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करते हो और फिर हम आपको सजा दे देते हैं। बट उस कन्फेशन की एक शर्त है, शर्त है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कि ट्रायल और इंक्वायरी। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रायल और इंक्वायरी पढ़ोगे वहां पर भी आप अपराध को स्वीकार करते हो, पर उसे कन्फेशन नहीं बोलते, उसको बोलते प्लीड गिल्टी करना, कि दोषी होने का विवाह किया, जज साहब मैंने अपराध किया। तो जब आप ना ड्यूरिंग ट्रायल और ड्यूरिंग आपके इंक्वायरी के अंदर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसको बोलते प्लीड गिल्टी करना। और जैसे ही आप बेटा या तो जगह चेंज कर लो, आप आगे जाओ। ठीक है, या तो ड्यूरिंग क्या किया आपने? इंक्वायरी किया, तो ये हो गया। और अगर आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करते हो तो दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। अब कन्फेशन की भी एक क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि ये कन्फेशन एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? आइए, ये है आर्टिकल 20 क्लोज 3 का। ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आ जाते हैं? आएगा भाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहता है किसी भी एक्यूज्ड को उसको अपने खिलाफ बोलने के लिए हम नहीं मजबूर कर सकते। क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये उसका एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए। यहाँ पर भी बोला आपको इंड्यूसमेंट नहीं देंगे, ये भी यही कह रहा। यदि आपने डरा धमका के कन्फेशन लिया तो वो एविडेंस में एडमिसेबल ही नहीं होता। और ये बात आपकी कहाँ लिखी हुई है? ये बात आपकी लिखी हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 22, 23, 24 कहता है, तो ऑब्लिक करके लिखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23, 24, 25। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23, 24, 25 कहता है कि यदि आपका कन्फेशन थ्रेट, प्रॉमिस, इंडोर्समेंट के थ्रू लिया गया है तो एविडेंस में एडमिसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको लिखने से पहले, यानी मजिस्ट्रेट कहेगा कि देख भाई एक्यूज्ड, तेरी इच्छा है तो बोलना, नहीं तो मत बोलना, क्योंकि जो कुछ तू बोलेगा तेरी अगेंस्ट यूज कर लिया जाएगा, इसलिए जबरदस्ती नहीं है। वो कहते नहीं सर मैं तो तैयार हूँ, मेरे से कोई गलती अभी हुआ। मैं जोधपुर के अंदर एक एरिया चौपासी हाउसिंग बोर्ड, एक भाई की एक बहन से बनती नहीं थी, जाके बहन को मार दिया। उसके बाद खुद ही भागा भागे चला गया, मैंने मेरी बहन को मार दिया। किसके सामने कन्फेशन किया? और पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन, एडमिसिबल नहीं होता है। अभी थोड़ा 2-4 दिन पहले फिर से हुआ, एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, जगह जैसा जैसा पत्नी को मार के आ गया। मतलब क्या, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जो कमा नहीं रहा है उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको लेना देना ही नहीं है। वो कहता है लोगों को पता चलेगा ना, जेल में थोड़ा आराम से बैठते हैं, वो कंफर्टेबल इज, मोबाइल से झिकझिक खत्म, चिक खत्म, रोज वहाँ पत्नी सुनाती नहीं है तुम क्या करते हो क्या, वहाँ कोई नहीं सुनाता है। आज सुबह उठो, चाय वाय पियो, दिन में ब्रेकफास्ट, सुबह ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो और काम करो। वो बेचारा घर पे भी काम करता है, पर टॉर्चर बहुत होता है। मतलब जोधपुर में इतने केस हो रहे थे, आप सोचो बड़ी सिटियों में कितने केस होते होंगे। ये स्थिति चल रही है। तो लेकिन वो कन्फेशन किसके सामने करा? पुलिस के सामने। तो पुलिस के सामने कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। एक चीज याद रखना जीवन में, पुलिस के सामने ऑफेंस को एक्सेप्ट करना कन्फेशन कहलाता है, बट वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है? और कैसा कन्फेशन है? वो ना तो जुडिशियल कन्फेशन है और ना ही वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, वो जस्ट एंड जनरल कन्फेशन है। ठीक है? कन्फेशन किया, अब चले 184। अब देखो इन्होंने नया कानून बनाया, नए कानून में एक इतना बड़ा लेकुना रख लिया जो ठीक कर सकते थे। मेडिकल पढ़ी अपन सबने, मेडिकल करी थी अपने, सेक्शन 52 बिल्कुल सही है, 52, 53 में पढ़ी थी। तो 3 मेडिकल वहां पर है हमारी, ऑफेंडर की, अक्यूज की मेडिकल पढ़ी, रेप विक्टिम की पढ़ी अपने, अरेस्टेड पर्सन की पढ़ी, इसको भी वहीं डाल देते। इस अकेले को क्यों छोड़ दिया? आप छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब एक नया सेक्शन है। बाकी आप देखो अभी तक पूरा जुड़ता हुआ पड़ा। 173 में मैं एफआईआर दर्ज कराने गई, 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आया, 175 के अंदर इन्वेस्टिगेशन की, 177 में प्रोसीजर बताया, 178 के अंदर क्या क्या प्रोसीजर बता के उसने रिपोर्ट जमा कराई, 179 में वापस उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, 180 में तुमने स्टेटमेंट लिए, 181 में स्टेटमेंट को तुमने यूज किया, 182 में मैंने इंडोर्समेंट नहीं दिया और 183 में तुमने कन्फेशन किया। सब लाइन से चल रहा था, बीच में फालतू कुछ आ गया। बाकी इस ड्राफ्टिंग को, क्योंकि पहले भी क्या था, ABCD में था, इस ड्राफ्टिंग को ठीक कर सकते थे, हमारे लिए इजी था। चलो अब यहाँ याद रखना, यहाँ रेप की विक्टिम का हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो रेप के एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कहाँ किया था अपने? मेरे हिसाब से सेक्शन नंबर 53 में, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 में 52 रेप, 53 आ गया तुम्हारा इसका और 51। ठीक है, तो लिखो सेक्शन नंबर 52 में हमने रेप के अक्यूज्ड का किया था। बाकी दोनों साथ हो जाते, वहीं के वहीं, हमारे लिए इजी हो जाता है। चलो इसको निकालो। अब चलते आगे। अब क्या क्या 185 में सर्च बाय पुलिस, पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी जब उनके ऊपर आया एलिगेशन। तो वहाँ पे ये तो अलग कर दो, इसको तो अकेला याद करना है अपन को। रेप के विक्टिम के कर दिया अपन मेडिकल। अब 185 कहता है पुलिस अब सर्च करेगी, जरूरत पड़ेगी तो। सर्च करने के बाद क्या करेगी वो, देखो ये एरिया है पुलिस का, तो यहाँ पुलिस खुद ही सर्च कर देगी। अगर पुलिस को दूसरे एरिया में जाकर सर्च करना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा? तो दूसरे वाले पुलिस से उम्मीद करेगी कि हमें सर्च वारंट जारी करके दे। तो 185 सर्च बाय पुलिस और 186 अनदर टू इशू सर्च वारंट। पुलिस कहेगी भैया तेरा एरिया है तो मुझे सर्च वारंट दे दे ताकि मैं इजी वे में यहाँ पे प्रोसीडिंग कर सकूँ। फिर आता आपके पास, जैसे ही आपने सारी प्रोसीडिंग की तो अब इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी। पुलिस को ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग चल रहा है 173 से, ये 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या कहा? आपको इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा। कहाँ गया आपका? ये देखो यहाँ हेडिंग लिखी है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो क्या होगा? अब बेटा जनरली 24 घंटे में खत्म करना है। 24 घंटे में खत्म नहीं होती है तो क्या? बेल दे दो, डिफॉल्ट बेल दे दो। बट आगे और भी प्रोसीडिंग है हमारे पास। क्या क्या है? हमें लगता है 24 घंटे पूरी नहीं, बंदा हमें चाहिए, तो हमारे पास प्रोविजन है बंदे के लिए। तो आइए बंदे को हम भेजेंगे PC, फिर आया JC। PC योर पर्सनल कंप्यूटर? नो,
पीसी इज, चुप, पीसी, हाँ पुलिस कस्टडी, तो लिखो पीसी का मतलब पुलिस कस्टडी, हाँ जेसी का मतलब जुडिशियल कस्टडी। तो लिखो या तो हम पीसी दे देंगे भाई साहब को, अब आप यहाँ पीसी का मतलब ये मत समझ लेना हम उनको पर्सनल कंप्यूटर दे देंगे, ठीक है। तो पीसी 15 दिन से अधिक नहीं दी जाती, तो लिखो पीसी 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज होती है। और जेसी कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, 60 डेज भी हो सकती है, 90 डेज भी हो सकती है। तो ये कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 60 या 90 डेज हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम। ओ भाई ठोकते हैं वहां, आन मिलो सजना, ऐसे क्या करते हो आप। तो जेसी में दे धनाधन, आन मिलो सजना, फिर मिलेंगे सजना, हो कपड़े उतार के, तो कपड़े तो पहले उतार लेते हैं उनके। तो कन्फेशन काउंट एडमिशेबल ही नहीं होता ना, वो जो वो बोलते हैं ना वहाँ पे उनसे चीज़ें ढूंढने के लिए, वहाँ उनसे ये नहीं कहते तूने अपराध किया, ये पूछते तुमने अपराध करने का मैनर बताओ, ताकि वो जाके वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके लाए। पुलिस की बात पे भरोसा ही नहीं करते हैं एविडेंस के लिए। मजिस्ट्रेट को मारा, रिमांड, पीसी का मतलब ही रिमांड है, गेले छोरे, मजिस्ट्रेट की परमिशन से मिलती है ये। अब सुनो, तो पीसी में वही बता रही बेटा, तो पीसी में क्या होता है, आने मिलो सजना या फिर मिलेगी सजना, ये क्या है, एक पट्टा होता है, उस पर लिखा होता है। रियल में लिखा नहीं मुझे नहीं पता, टीवीओ में तो लिखा होता है। कभी विजिट करना, अपन वकील है, अपन कोर्ट विजिट कर सकते हैं, अपन पुलिस थाने की विजिट कर सकते हैं, तो आप लीगल एड के थ्रू जा सकते हैं ना, तो उसमें दे धनाधन होती है। लेकिन जेसी जुडिशियल कस्टडी जो होती है उसमें आपको डोंट टच में, ठोका ठोकी नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम 90 दिन की होती है, वो अकॉर्डिंग टू मैटर होता है। जैसे 10 ईयर्स का मैटर है, छोटा मैटर तो 10 साल मतलब 60 दिन होती है, बड़ा मैटर हो तो 90 डेज होती है मैक्सिमम। अब हमने मतलब पुलिस ने क्या किया, पहले 24 आवर नहीं हुआ, फिर 15 दिन वो ले ली, फिर करते करते और कस्टडी ले ली, 60 या 90 जो भी थी वो भी पूरा हो गया, फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब क्या करेंगे, तो बेल तो देनी पड़ेगी ना, बंदे को अंदर नहीं रख सकते। यही तो सबसे बड़ा है हमारे पास, क्या दो तरह के राइट है, एक है फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है, और एक है हमारे ह्यूमन राइट्स जो कि ह्यूमन लॉ जो हमारा वो देता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो दोनों राइट हम लोग सर्वाइव करते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें अधिकार मिल ही जाता है। चलो भाई इन्वेस्टिगेशन हुई, अब 188 कहते हैं रिपोर्ट बाय सबमिटेड पुलिस ऑफिसर। अब अगर बन गई रिपोर्ट तो रिपोर्ट सबमिट करा दो, पुलिस ऑफिसर के अपनी रिपोर्ट दे देगा। रिपोर्ट देने के बाद रिलीज ऑन अक्यूज्ड, अगर मैटर नहीं बनता पाया गया घर भेजो, जाओ तुम तुम्हारे घर। तो क्या कहा, उसको रिलीज कर देंगे। कहाँ गया भैया तुम्हारा रिलीज, 189 में छोड़ दो, लिखो FR फाइनल रिपोर्ट, FR लगा दो। जब किसी को छोड़ देते हैं बिना मैटर तो उसको कहते हैं FR लग गई, तो ये लो FR मतलब फाइनल रिपोर्ट, और FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FR फाइनल रिपोर्ट हो गई, पे घर भेज दो। यहाँ पे क्या रिलीज कर दिया। और यदि मैटर बनता पाया गया तो बेटा तो कोज टू बी सेंट मजिस्ट्रेट, यदि मैटर बना तो फिर मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। तो दोनों आ गए, नहीं बना तो घर भेजो, बना तो रिपोर्ट भेजो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कहेगा भैया हम तो आ जा। 191 कंप्लेनेंट और विटनेसेस, मतलब जो भी विटनेसेस थे या जिसने कंप्लेंट की है वो खुद ही कोर्ट आ जाएगा, पुलिस उसको पकड़ के नहीं ले जाएगी। इसका मतलब पुलिस सिर्फ और सिर्फ अक्यूज को पकड़ कर लेकर जाएगी, ना कि विटनेसेस और कंप्लेनेंट, उनको खुद को जाना आता खुद ही चले जाएंगे। अब आता पुलिस डायरी, ये क्या होती है, ये जो हम 173 से पढ़ रहे हैं, इतनी देर से पुलिस जो काम करती है वो डे बाय डे प्रोसीडिंग आकर लिखती है। वो जिस डायरी में लिखती है उसे बोलते पुलिस डायरी, हिंदी में बोलते दैनिक डायरी। क्या बोलते हैं, डेली, इंग्लिश में तुम्हारी डेली होता है, हिंदी में बोलते दैनिक डायरी। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक उस केस से रिलेटेड जहाँ जहाँ गए, कब गए, कहाँ गए, किससे मिले, किससे, सब कुछ लिखा जाएगा। और ये डायरी बहुत सारी हो सकती है, मोर देन 1 कॉपी हो सकती है, जैसे एक हुई फिर बंद कर देंगे, पूरी हो गई जिल्द बंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बड़े केसेस में 10-10, 12-12 डायरियाँ भरी जाती है, छोटे केस में आधी डायरी में काम हो जाता है, ठीक है, उसको जिल्द बंद करके रख देते हैं। क्या ये डायरी एज ए एविडेंस यूज आएगी, कभी नहीं आएगी। इस डायरी को एविडेंस में यूज नहीं करेंगे, बट हाँ इस डायरी को मजिस्ट्रेट अपने केस में सहायता ले सकता है। ये डायरी जो लिखता है वो बंदा इसको रेफरेंस मेमोरी में भी यूज कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। पर हाँ इस डायरी का एक सबसे बड़ा रोल है, इस डायरी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत चैलेंज किया जा सकता है। तो आइए देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कहाँ चैलेंज करेंगे हम। सेक्शन नंबर 192,
148 और 164 के अधीन, अंडरलाइन कीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के तहत और 164 के अकॉर्डिंग इसको चैलेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। मिल गए, उसी में लिखा है बेटा। आप निकालो सेक्शन नंबर, आप सेक्शन निकालो 192, उसका सब सेक्शन 5 निकालो, उसी में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ ना, इसमें चैलेंज कर सकते हैं। चलिए, पुलिस डायरी को चैलेंज कर दिया। अब फाइनली पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब आज आपको एक नई चीज और सिखाती हूँ मैं। फाइनली आ गई पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सुना आपने कभी? पुलिस रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसको शॉर्टकट में देखो पीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआर। अब आपको मैं बता दूं, इसी पुलिस रिपोर्ट को चालान कहते हैं और इसी पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं। लिख दो, इसके 3 नाम हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। इसी पुलिस रिपोर्ट को पीआर कहते हैं, इसी पुलिस रिपोर्ट को चालान कहते हैं और उसी पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं। तो जैसे ही पुलिस चार्जशीट पेश करती है तो आप क्या करोगे? चार्ज फ्रेमिंग। आप जज बनने जा रहे हो ना, तो पुलिस चार्जशीट लेके आएगी तो आप क्या करोगे? चार्ज फ्रेम कर दोगे, उसके ऊपर करोगे कि नहीं करोगे? वही चार्ज फ्रेम है। अब अगला सवाल, ये तो पुलिस रिपोर्ट आ गई, मैटर बना। यदि मैटर नहीं बना तो मैंने अभी बताया एफआर बताया था ना, फाइनल रिपोर्ट। तो लिख लो, फाइनल रिपोर्ट भी इसी सेक्शन में पेश की जाती है। यही सबसे बड़ा सरप्राइज है। लिखो, फाइनल रिपोर्ट भी इसी सेक्शन में, एफआर फाइनल रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों ही सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ही आती है। लिख दो, 193 का सबसेक्शन 3। पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों ही 193 सबसेक्शन 3। अब आज को एक नई प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ जो इस पूरे कानून में नहीं लिखी हुई। लिख दिए? अब सुनो, पुलिस आई और कहा साहब वैशाली ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ये एफआर है, ये फाइनल रिपोर्ट है। अब एफआईआर किसने दर्ज कराई? मैंने। और मैटर क्या आया? उसने ऑफेंस नहीं किया, यानी एफआईआर लग गई। एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट। अब मैं उस फाइनल रिपोर्ट को कैंसिल कराने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो मैं प्रोटेस्ट पेश करूंगी। लिखो, फाइनल रिपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पेश किया जाता है, प्रोटेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि मैं मजिस्ट्रेट से कहूंगी मजिस्ट्रेट साहब इस फाइनल रिपोर्ट को कैंसिल करो, फिर से इन्वेस्टिगेशन कराओ, पुलिस ने पैसे खाए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा नहीं बोल सकते हो, हमें वही यही बोलेंगे, हमें सर फाइनल रिपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट फाइल किया जाता है। प्रोटेस्ट हिंदी में प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट ही लिखते हैं। प्रोटेस्ट फाइल है, वो एक एप्लीकेशन होती है। प्रोटेस्ट मतलब ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट है। फिर तुम एप्लीकेशन लेके जाती हो, फिर मजिस्ट्रेट फिर प्रोसीडिंग करता है, फिर पुलिस को कहता है जाओ, फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाता है। उनको लगता है पुलिस यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं कर रही है, इम्पार्शियलिटी करने वाली है, पुलिस प्रॉपर काम नहीं करी, तो डायरेक्ट इंक्वायरी भी करवा सकती है। ये मजिस्ट्रेट का डिस्कशन पार है। प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करना, न करना, उस पर प्रोसीडिंग करना, न करना, ये मजिस्ट्रेट का डिस्कशन पार है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो, प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये चलता रहता है, ये सिलसिला प्यार का चलता रहता है। एक बार कोर्ट चला गया तो घूमी घूमता रहता है, और देन आता है मैटर खत्म, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग सेक्शन है। जो 173 पे स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे एक तरह से खत्म हो गया, रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन को छोड़कर। बाकी पूरी कहानी देखो, एक सेक्शन में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। तो जब भी आपको कोई भी चैप्टर याद करना है, एक यही टेक्निक है, आप पहले सेक्शन को पढ़ो, दूसरा सेक्शन वहीं से निकल के आया, तीसरा उसी से निकल के आया, आप आराम से कर सकते हो। कानून में कोई है ही नहीं ऐसी। अगर आपने कानून को समझ के याद कर लिया तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएगा। आप रटना शुरू कर दोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले समझ लो को क्या कह रहा है, फिर याद कर लो, ईजी हो जाता है। अब आगे चलते 3 चीजें, ये 3 अपने आप से जुड़ी हुई है। पहला आता है 194 इंक्वेस्ट रिपोर्ट। जब कभी भी आपको अननेचुरल डेथ मिलती है, वो डू मीन अननेचुरल डेथ? सुसाइड, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा है ना, कोई पानी में कूद गया, कोई पहाड़ से निकल गया, कोई कहीं पड़ा हुआ मरा हुआ मिला। एक तो आपके घर में किसी, जैसे मेरे फादर की डेथ मेरे सामने हुई, नॉट ए अननेचुरल डेथ, इज नेचुरल डेथ थी। हम ले आए उनको, कोई पुलिस कंप्लेंट की हमने नहीं की। लेकिन जब कभी ऐसी कोई डेथ होती है शादी के 7 साल के अंदर, बेचारे माँ बाप तो अपने घर बैठे हैं, खबर आती है कि आपकी बेटी मर गई ससुराल में, आपको डाउट नहीं होता मेरी बेटी ससुराल में मर गई, भाई क्या हुआ? पता चला कई दिनों से दुखी थी, रोज फोन आते थे, पापा दहेज मांग रहे हैं। क्या है ये? अननेचुरल डेथ है। कल जिस भैया की मैं कहानी बताई थी वो क्या थी? नेचुरल डेथ थी।
अचानक से अटैक आ गया, राइट। तो जब कभी भी अननेचुरल डेथ मिलती है, पता चलता है, तो किसके पास इन्फॉर्मेशन जाती है? पुलिस के पास। पुलिस थाने के अंदर क्या होता है, अलग अलग डेस्क बने होते हैं। तो अननेचुरल डेस्क का एक अलग होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। फिर वो जाते हैं, फिर आप देखना वहाँ SDM आता है, देखता है क्या हुआ क्या नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में सब देखने को मिलता है। वो उसको बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट, हिंदी में बोलते हैं मर्ग रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? मर्ग रिपोर्ट। अब जब पुलिस वहाँ पे जाती है और पूरा मौका मौना करती है, फिर आपको पता टीवियों में देखा होगा, ऊपर से कोई नीचे गिरता है, फिर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनते हैं, कैसे गिरा, ऐसे गिरा हुआ था सोना, स्पाइडरमैन था, सुपरमैन था, कैसे गिरा था, तो ऐसे डिज़ाइन बनाती है, फिर वो पूरा तैयार करती है, फिर वहाँ के लोगों की सिग्नेचर करती है। दैट इज़ कॉल्ड पंचनामा। तो लिखो इसको, पंचनामा भी कहते हैं। ये आपका इंटरव्यू का सवाल है। इस पंचनामे में 5 लोगों के द्वारा साइन किए जाते हैं। जनरली कोई रिपोर्ट बनती है तो 2 लोग साइन करते हैं, कभी कभी 1 से कराते हैं, मिनिमम 2 से कराते हैं, उसी मोहल्ले के अलग अन्य मोहल्ले की जो रेप्यूटेटेड पर्सन हो, ठीक है। और कभी कभी इस तरह से रिपोर्ट बनती है तो 5 लोगों के साइन कराते हैं, इसको पंचनामा बोलते हैं। फिर आगे चलते, फिर आपने साइन कर दिए, 1 2 3 4 5 ने साइन कर दिए। अब ध्यान रखना, तुम साइन तो कर दिए, अब तुम्हारे पास आएगा समन, कोर्ट में आओ और बताओ क्या देखा। तो क्या नहीं करना है? साइन नहीं करना है, सिर्फ देख लिया। गांधी जी ने कहा आंखें बंद कर लो, ना देखो ना बोलो ना सुनो, चुपचाप रहो जाओ। क्योंकि भैया बहुत फंसा देते हैं वहां पे। आपको फील होगा मैंने क्यों देखा, गांधी जी बिल्कुल सही थे। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो, क्योंकि एक बार तुम विटनेस बन जाओ, फिर तुम कोर्ट जाओ, तुम फील करोगे यू आर नॉट ए विटनेस, यू आर अक्यूज्ड, कि क्यों देखा तुमने ये सब, मतलब फीलिंग आएगी। और उसके बाद आप दुनिया से कहोगे देखना मत, देखना मत, देखना मत, क्योंकि गांधी जी ने पहले कह रखा है। मान लिया करो उनकी बात मानोगे तभी तो फायदा। देखो मेरी पॉकेट में भी गांधी जी है, तो गांधी जी को साथ रखो, जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। या तुम हंस भी लिया करो, ऑनलाइन वालों कहते थी थोड़ी हंस भी लिया कर बेटा, मतलब क्लास में ऐसे बैठी हूँ, इतना क्या डर रही है, इतना एंटरटेन करके तो पढ़ा रही है बेटा, हंस, थोड़े से गाल बार आने दे, मोटी मोटी हो, मैं जैसे थड़ी हंस हंस के। फिर भेजा समन, तो अपन को समन नहीं लेने का, बुलाती है तो ठीक है। चलो अब ये तो गई खत्म। अब ये आया इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखो बेटा, कभी सुना आपने चोर चोर मोसेरे भाई, सुना आपने? ये बचपन से सुना अपन ने, और बचपन में अपन 4 चीट खेल के थे, चोर पुलिस चोर को पकड़, आज खेलेंगे यार, बहुत टाइम निकल गया है ना। तो कस्टोडियल डेथ हो गई, होती है कई बार। देखो अनहोनी कभी भी हो सकती है, आजकल तो अनहोनियां बहुत होती है। एक बंदे को अटैक आ जाता है, पुलिस में से एक डंडा ठोकी, डंडा ऐसे करती है, वो डरता है, अटैक आ गया। अब तो उस पुलिस की क्या गलती, उसने तो डंडा ही नहीं मारा अभी तक, तो उतने में वो डर के मर गए। और पुलिस को डंडा सुना हुआ है भैया, भारी होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की? यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे तो तुम्हारा SDM जाता है, SDM इज एग्जीक्यूटिव, पुलिस इज एग्जीक्यूटिव, हो गई गड़बड़, एग्जीक्यूटिव भाई। तो फिर तो यहाँ पे हम ऐसे 3-4 चीजें पढ़ेंगे, इसमें गाड़े हुए सबको बाहर भी निकालेंगे वो सब, लेकिन यहाँ पे मेन क्या पढ़ेंगे? कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल रेप। जब कभी भी कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने कौन जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जैसे किसी को दफना दिया है, किसी शव को, अननेचुरल डेथ थी, फैमिली वाला आने से पहले होता ना, कई बार जल्दी जला देते हैं कि भाई नहीं तो इन्वेस्टिगेशन है, तो वापस उसको दफनाए को वापस निकाल सकते हैं गाड़े हुए सब को, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी है, कुछ में डेथ होने पर जलाया जाता है, तो कुछ में डेथ में होता है तो दफना देते हैं। तो दफनाने वाले तो गिल ही है, वो तो वापस निकल जाएगा, जलाने वालों में फिर चीज़ें कम बचती, सिर्फ हड्डियाँ बचती, तो बहुत सारे सबूत मिट जाते हैं उनके कानून क्या है, दफनाने वाले जला नहीं सकते, मुक्ति नहीं होती ना फिर। तो इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट भी करेगा, ठीक है। तो सुंदर सा चैप्टर है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ये तो जस्ट इसकी कहानी थी चैप्टर शुरू होने से पहले, जो कि हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी क्लास से साथ ही चल रही, कुछ बच्चों को भी मैं डांट रही थी, वो ऑनलाइन बैठे थे, जो क्लास में बैठे थे वो है, तो उसी के थ्रू वीडियो बना है, जो कि यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों की क्लासेस चलती है, फाउंडेशन बैच चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी चलते हैं, आप लोगों को ज्वाइन करना तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।